Hello everyone, welcome to the EduExcel and e-learning platform powered by the YAC Classes Private Limited। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का उसको लेकर के चल रहे हैं। इसमें थ्योरीज को हम यहाँ पे करने वाले हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ये सारे चैप्टर में यहाँ पे जो है इसमें अपलोड करूँगा वो वन बाय वन, जितने भी हैं आपके जो है आपके CET में आते हैं या आपके AMU बीटेक में आते हैं, जामिया बीटेक में आते हैं, या आपके समझिए कि जेई मेंस में आते हैं, तो सारे के सारे मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप धीरे वन बाय वन सभी को देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो ये हमारे पास क्या है कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जब सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक मास। जो आजकल जो ट्रेंडिंग में, देखो हिस्ट्री क्या होती है कि हम के एटॉमिक मास कहाँ से आया, कब आया, इस चीज पे हमको कोई बात नहीं करनी, ना ही इस पर कोई सवाल आने वाला है। ठीक है ना। हम जो अब जो चल रहा है हमारा एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, हम उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो एटम होता है, आपको पता है जो हमारे पास एटम होता है, उस एटम में हमारे पास एक तो होता है न्यूक्लियस, उसके बाद होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। यानी कि उस एटम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये तीनों चीजें आपके पास होती है और इनका अपना खुद में कुछ ना कुछ मास होता है। तो इन सब के मास के सम को ही हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ एटम बोलते हैं, यानी कि एटॉमिक मास बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन तीनों का जो सम होगा हम क्या बोलेंगे, उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे बहुत कम होता है, उसको हमको इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास का एक सोच है तो ट्रेंडिंग में क्या रहेगा, वो हमारा यही रहेगा कि इन तीनों का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6726216 इंटू 10⁻27 kg हमारे पास ये होता है। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास होता है 1.67492 इंटू 10⁻⁻27, ये भी हमारे पास होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों की जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो इस वजह से क्या है, हम इसको मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन जब कर देंगे तो हम इतना लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। या अगर हमको ग्राम में लिखना है तो इसको -27 की जगह हम यहाँ पे -24 भी लिख सकते हैं, जो कि वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एक तो चीज है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास होता है। ठीक है, और ये एमपी और एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास होता है। ठीक है, अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं, अभी सिर्फ हमको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आपका मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सब हमको यहाँ पे करना है कि क्या चीज होती है। ओके, अब देखो आगे आता है हमारे पास दूसरा आता है एटॉमिक मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, तो देखो अब जो सिंगल एटम होते हैं, यानी कि हम देखेंगे जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, हम नहीं करते, बल्कि हम एक मोल, आजकल जो हम एटॉमिक मास की बात करते हैं वो एक मोल की कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमको सिंगल एटम का एटॉमिक मास निकालना होता है, सिर्फ सिंगल एटम का, यानी कि सिंगल एंटिटी का अगर हमको एटॉमिक मास निकालना होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इसको हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ सिंगल एटम किसी भी एंटिटी का। लाइक अगर मैं कहूं कि, तो जैसे अगर हम कहें मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, तो वो कितना होगा, यानी कि हमारे पास रहेगा 1/16 इंटू, हम क्या बोलेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ये हमारा होगा। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मास ऑफ एन एटम, या सॉरी नाइट्रोजन एटम का अगर हमको मास निकालना होगा,
तो उसके इसके मास में हमको 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 14 एटम से मल्टीप्लाई हमको करना होगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे अगर हमको बोरोन का निकालना होगा तो हम बोलेंगे जो एटॉमिक मास इसका कितना होता है बोरोन का 10 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अभी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, सीधा सीधा हमको जो है थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। हम धीरे धीरे बेस पे आ जाएंगे, हमारा बेस ही स्ट्रांग हो रहा है। जब आपका बेस इस तरह की चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी तो क्या है आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, अब हम बात करते हैं आगे चल के। देखो अब होता क्या है कि हमारे पास जो होता है कि ये जो मास ऑफ 1 एटम होता है, ये हम क्या बोलते हैं इसको 1/12, सॉरी ये हमारे पास है 1/12, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट भी हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इन शॉर्ट हम बोलेंगे इसको AMU। तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ से जो पीछे हमने किया था, हाँ, अगर हम कहें जैसे कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो वो था क्या हमारे पास, वो था हमारे पास 16 इंटू 1/12, और हम क्या बोलेंगे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये हमारे पास था इस तरह का। तो यहाँ पे इतना सा जो है पार्ट ए वाला 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, उसको क्या बोले हम एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि इसकी जगह अगर हम क्या करते हैं AMU रख दें तो हमारे पास वही चीज आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे जैसे कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है 16 AMU। ऐसे हमारे पास क्या है मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना हुआ है 14 AMU। और आगे हमारे पास मास ऑफ 1 बोरोन एटम कितना है, वो कितना है 10 AMU। यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू हमारे पास, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये हमारे पास हो जाएगा 1 AMU। और ये जो AMU हम कहीं पे किसी भी एटम के नंबर के आगे लिखा होगा तो इसका मतलब होगा मास ऑफ सिंगल एटम। हम सिंगल एटम की अगर हम बात करेंगे तो हम उसको जो लिखेंगे, जो उसकी यूनिट हम लिख रहे होंगे वो हम लिख रहे होंगे AMU। ठीक है ना, ऐसे आप मान सकते हैं इसमें। आगे देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये रहा हमारा यहाँ पे। ऐसे ही आगे हमारे पास ये आता है कि अब हमको पता लगाना है कि ग्राम में कितना होगा। तो उसको पता लगाने के लिए जो हमारे पास एक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आपका FTIR होता है। ऐसी होती है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक सिंगल एटम का मास निकाला गया था, और एक कार्बन 12 सिंगल एटम का जो मास हमने निकाला, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स, यानी कि सिंगल एटम का जो मास हमने निकाला वो था हमारे पास यहाँ पे, वो था हमारे पास यहाँ पे 1/99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये एक सिंगल एटम का मास था हमारे पास, किसका, कार्बन 12 का। अब आता है कि सर आपने कार्बन 12 का ही क्यों निकाला, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का क्यों नहीं निकाला। तो दो तीन कंडीशन होती है कि किसी को हम रेफरेंस यहाँ पे मानते हैं। तो पहली तो कंडीशन ये है कि उसकी अबंडेंस अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी ये है कि उसके जो आइसोटॉप्स होने चाहिए, आइसोटॉप्स मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम अमाउंट में होने चाहिए। और तीसरा है हमारे पास नाइदर हायर रिएक्टिव नॉर लेस रिएक्टिव, ये चीज होती है। यानी कि देखो जो हम उस एटम को हम रेफरेंस लेंगे जिसके इसकी अमाउंट सबसे ज्यादा हमको मिलनी चाहिए अर्थ पे, एक तो चीज ये। दूसरी चीज ये उसके आइसोटोप्स हों तो उसका अमाउंट कम से कम होना चाहिए, 1% या उससे कम होना चाहिए। तीसरा है हमारे पास वो ना तो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ना ही कम रिएक्टिव होना चाहिए। रिएक्टिव होना चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के भी साथ वो रिएक्शन कर ले, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ भी वो रिएक्शन ना करे। ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो इनिशियली हमने हाइड्रोजन भी लिया था, ओके, हाइड्रोजन भी हमने लिया था, और फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन भी लिया। लेकिन बाद में जब दोनों को हमने देखा तो इस कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहे थे, तो हमने कार्बन लिया।
ओके तो कार्बन का क्या है कि कार्बन के जो आइसोटोप्स भी होते हैं लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है, 0.01 के आसपास इस तरह से होते हैं। कार्बन 13, कार्बन 14 का हमारा ये होता है। और इसके जो सबसे ज्यादा अर्थ पे जो पाया जाता है वो यही मिलता है। आप जितने भी पेड़ पौधे देख लें या इंसानों में देख लें, किसी भी जिसको आप देखेंगे तो क्या है, कार्बन ही है उसके अंदर। और क्या है हमारे पास, ये ना तो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना ही कम रिएक्टिव होता है, बल्कि एक मॉडरेट रिएक्टिव होता है। तो ये दो तीन कंडीशन होती है किसी को स्टैंडर्ड मानने के लिए। तो पहले तो हमने माना था हाइड्रोजन, ओके हमने पहले माना था हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को जब हमने माना था तो उस केस में हमने क्या किया था कि हमने एक स्केल लिया था। लेट्स से कि अगर हम तराजू बोल लें तो उसमें हमने ये लिया था, और एक पल्ले पे हमने उसको रखा हाइड्रोजन को, और एक पल्ले पे हमने रखा किसी एटम को। अब हमने क्या किया, एटम को रखने के बाद हाइड्रोजन को रखते गए, और हम क्या करते गए, रखते गए, और देखा कि जब दोनों बैलेंस हो गए तो देखा कि जितने एटम हैं वही उस जितने हाइड्रोजन एटम हमारे रखे गए वही उस एटम का एटॉमिक मास हो जाता था। क्योंकि हाइड्रोजन का जो हम मानते थे एटम एटॉमिक मास वो मानते थे 1, इस वजह से ये हमारा हो जाता था 1। ठीक है ना। लेकिन बात वही है कि इसकी एबंडेंस भी इतनी नहीं है, आइसोटोप्स का जो रेशियो वो भी आपका कोई हाई होता है, और फिर क्या है कि ये रिएक्टिव भी होता है। इसलिए तो क्या है कि हमने इसको नहीं लिया। फिर हमारे पास ऑक्सीजन बची। तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास जो है जो नेचर है उसमें बहुत कम अमाउंट में हमको जो है मिलती है, इस वजह से उसको नहीं लिया। तो हमारे पास बचा कार्बन, हमने उसको लिया। उससे हमने किया तो इस तरह का पहले उसका आइसोटो स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर्स है, या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम उसको बोलते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका मास, एक एटम सिंगल एटम का जब हमने मास निकाला सिंगल एटम का, तो वो आया 1.99 इंटू 10⁻³ kg। कितना है, सॉरी ग्राम, कितना है हमारा ग्राम में आया, ये रहेगा। तो यानी कि अगर हम देखेंगे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हमारे पास इतना है, तो 1 mu में हमारे पास कितना होगा। और 1 mu का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये होता है इस तरह से। तो इसकी जगह हम रख देंगे 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस तरह से। तो जब ये इसको डिवाइड हम करेंगे तो ये आएगा लगभग लगभग 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये रहेगा हमारे पास इस तरह से। ओके ना। तो ये वाला हमारे पास जो आएगा 1 mu में हमारे पास ये भी हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं 1 mu का मतलब हमारे पास एक तो ये होता है, और 1 mu का मतलब होता है हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये भी हमारे पास होता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में हम यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने चीज जो मैंने बताई थी उसी चीज को लिखा है कि एमयू वर्ड हम वहाँ पे लगाते हैं, एमयू यूनिट वहाँ पे लगाते हैं जब हमको सिंगल एटम का मास निकालना होता है। रिमेंबर दिस, मैं बात कर रहा हूँ सिंगल एटम की। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन का है 16 AMU, तो इसका मतलब है ये एक सिंगल एटम का मास है। अगर मैं कहूँ कार्बन 12 AMU, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये सिंगल एटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा अगर यहाँ पे जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का होता है 17 AMU, या मैं कह दूं हीलियम, हीलियम का होता है 4 AMU। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, ये बंच ऑफ एटम की बात नहीं कर रहे, ये मोल की बात नहीं कर रहे, ये सिंगल एंटिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिर्फ इतना है इसमें, ठीक है ना। आगे देखो। अब हमारे पास ये है कि मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का हमको निकालना है जो कि मैंने अभी बताया, तो जैसे हमारे पास 16 AMU हो जाएगा, तो इसका मतलब कि सिंगल एटम के लिए है। और इसी AMU को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, अगर इसी AMU को यानी कि सिंगल एटम के लिए भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 AMU, अभी पीछे हमने देखा 1 AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये होता है। तो इस AMU की जगह इतना पार्ट आप लिख दो तो ये हमारी चीज ग्राम में आ जाएगी।
ठीक है ना। तो 116 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतना है कि हम लोग यहाँ पे इसको सीख रहे हैं। अब आता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एक एटम का मास किसी दूसरे एटम के कंपेयर में कितना होगा, या किसी एक एंटिटी का मास किसी दूसरी एंटिटी के कंपेयर में कितना होगा, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। जैसे कि हमारे पास है, मान लीजिए x है हमारे पास 20 kg और y है हमारे पास 200 kg। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मास ऑफ बी आपका रिलेटेड टू ए, मास ऑफ बी रिलेटेड टू ए कितना होगा, तो हम बोलेंगे मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इज इक्वल टू 200/20। कितना होगा, 200/20 ये रहेगा। और इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये जो होता है ये आपका होता है यूनिट लेस, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और वैसे भी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ग्राम ऊपर होता है, ग्राम नीचे होता है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे ऐसे ही अगर हमको बी का निकालना है, तो बी का हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ ए रिलेटेड टू बी इज इक्वल टू MA/MB, यानी कि 20/200 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो हम यहाँ से एक रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। एक एलिमेंट के एक एटम का मास हमको लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। यानी कि उसी को, ये हमने वैसे कि एग्जाम्पल लिया है, लेकिन एक्चुअल में ये होगा कि किसी एक एटम का लिखेंगे मास, और उसके बाद किसी दूसरे जो हमारे पास क्या 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, इसका हम लिखेंगे। इसका हम अगर आगे रिलेटिव एटॉमिक मास का देखें तो हमारे पास ये है कि अगर हम निकालें इसे आपका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, वो हम सिंगल ऑक्सीजन एटम, वो कितना था 16 AMU। AMU हमको लगाना पड़ेगा, यानी कि वो सिंगल एटम का अगर हमको करना है तो वो हमको AMU वहां से लगाना पड़ेगा। और आपके पास क्या हो जाएगा 1 AMU हमारे पास क्या है, ये 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, तो ये हो जाएगा 16। इसी को बोलेंगे हम रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हम बोल देंगे। तो इसकी जो एटॉमिक मास की जो होती है यूनिट, यहाँ पे क्या हो जाएगी, AMU हो जाएगी, वो सिंगल एटम के लिए हो जाएगी। और जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, अभी भी बताया, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, जैसे कि आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, वो कैंसिल आउट हमारा हो रहा होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन है, देखो मैं कहूंगा कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में मैं एक तरफ लिखता हूँ 16 AMU और एक तरफ मैं लिखता हूँ 16। ओके, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे ये है कि मास ऑफ सिंगल एटम, सिंगल एटम का मास हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके साथ लगी हुई है AMU की यूनिट, और इसके साथ भी कोई भी यूनिट नहीं लगी हुई है। तो जब कोई यूनिट नहीं लगी हुई तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, और जिसके साथ AMU लगी हुई जिसका मतलब वो सिंगल एटम का मास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख लो, ये लिया हुआ है। अच्छा, एक अब हम जो है आजकल जो मॉडर्न में हम AMU की जगह U यूज कर रहे हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है ना। दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब दोनों के जो नाम है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होगा। अगर आपको AMU की जगह U लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब भी वही है। मतलब कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे लिखा हुआ 16U, या मैं कहूँगा 4U, या मैं कहूँगा कि हमारे पास 14U है, तो ये हाँ हमारे पास है, तो इसका मतलब ये है, इसका इसका मतलब भी वही है कि ये सिंगल एटम की बात कर रहा है, सिंगल एटम की बात कर रहा है। जैसे कि हमारे पास हीलियम, हीलियम का हम क्या बोलते हैं 4U, और हमारे पास जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 17U। तो इसका मतलब ये सिंगल एटम का मास होगा, चाहो आप U लिख दो, चाहो आप AMU लिख दो, चाहो आप AMU लिख दो, एक ही चीज,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर कोई यूनिट नहीं है तो वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या मोलिकुलर मास, तो ये क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये होता है हमारे पास, तो जैसे कि हमारे पास H2O है, तो H2O की अगर हम बात करें तो H2O में कितना होता है? 2 तो होता है हाइड्रोजन का, सॉरी 1 तो होता है हाइड्रोजन का, 2 हमारे पास मॉलिक्यूल है 16, ये तो कितना हो जाएगा? 18। ऐसी H2SO4 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1। और जो सल्फर का कितना हो जाए? 32 होता है, 16 इंटू 4 इजिकल्स टू 98 हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, एक किसी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उन सब के मास के सम को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है ना। रिमेंबर दिस, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। इसको आप चाहो तो कैपिटल M से ऐसे करके लिख सकते हो। ये रहेगा हमारे पास इस तरह से। जैसे कि हमारे पास ये है, वहां पे था एटम और यहाँ पे हमारे पास है मोलिक्यूल। तो इसमें अब हमारे पास जैसे कि H2SO4 लिया, तो H2SO4 का क्या हमारे पास 18 होता है, जो कि अभी हमने निकाला। 18 AMU हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसके साथ अगर हमने कुछ नहीं लगाया तो वो हो जाएगा रिलेटिव मोलिकुलर मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास, ये हो जाएगा। ठीक है ना, RMM। और यहाँ पे AMU क्या? मास ऑफ वन मोलिक्यूल। या तो AMU हम बोल देंगे या फिर हम बोल देंगे 18U। तो सिंगल मोलिक्यूल की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम वहां पे बोल देंगे AMU। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और आपको पता है कि 1 AMU जो कि अभी अभी हमने पीछे निकाला है वो कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये आपको ध्यान में रखना। और एक और होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडिंग के लिए, कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये हमारे पास होता है। तो 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, ये होता है इस तरह से। ठीक है ना। ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं इस पर जो हमने किए हैं, कुछ अलग से भी लूंगा मैं अभी, और कुछ ये है कि जो मैंने इसमें मैं लेकर के आया हूँ उसको भी हम लेते हैं। तो पहला हमारे पास है जैसे कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। ओके, इतना कर लेते हैं। ठीक है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, H2SO4 है, शुगर है, K4FeCN का होल 6 है, MgCl2.6H2 है। इन सब के मोलिकुलर मास निकालने हैं। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हमारा ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चों को होती है कंफ्यूजन कि .6H2 इसका इसका हम किस तरह से लिखेंगे। तो आखिर तक आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। कार्बन का हमारे पास, एक मिनट, जैसे कैल्शियम है इसका होता है 40, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना? 16 इंटू 3। इसको ऐड करेंगे तो जो भी आएगा, जैसे 40 प्लस 12 प्लस 48, ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट लगभग 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीज रहेगी इस तरह से। मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, ये ऐड आप लोग कर लेना इसको। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, कितने आइटम है? 2, प्लस हमारे पास, और जो सल्फर इसका कितना होता है? 32। ओके, प्लस, और यहाँ पे होता है 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 जो भी आएगा हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे हमारे पास क्या होता है? शुगर। तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। देखो शुगर का मतलब आप ग्लूकोज मत मान लेना, ग्लूकोज इसके डिग्रेडेशन से हम जो है हमारा वो बनता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं शुगर। तो हमारे पास क्या होता है? C12, यानी कि 12 कार्बन है और एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। ठीक है। 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 22 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ओके। ऐसे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 11 ऑक्सीजन है इंटू 16, ये रहेगा। तो इसको सम अप करने के बाद जो आएगा हमारे पास वो यहाँ पे आप इसको लिख देना। ये हल्की सी मैथ से और कुछ नहीं है। ऐसे अगर हम बात करें K4FeCN का होल 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आयरन का एटॉमिक मास क्या होता है? 56, और पोटेशियम का होता है हमारे पास 39।
क्या होता है 39। तो हमारे पास क्या रहेगा K4 में, तो देखो K4 में जो 4 हो जाएगा और जो पोटेशियम है उसका हो जाएगा हमारे पास 39। ओके, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा x या Fe का, हाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 56। ओके, प्लस हमारे पास CN6 है तो 6 इंटू ये हमारे पास अंदर हम कर लेंगे, जैसे कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 14। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना कितना होगा इसका। ऐसे हमारे पास है MgCl2.6H2। इन सबका इन सबके मोलिकुलर मास का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में आप बताना जो भी होगा। ठीक है, हमारे पास जैसे MgCl2 है तो MgCl2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Mg का होता है 24, मैग्नीशियम का 24। ओके, और जो क्लोरीन होता है उस क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5। 2 इंटू, क्योंकि MgCl2 यानी कि 2 हमारे पास क्लोरीन है 35.5 हो जाएगा। अब ये जो इंटू होता है, ये जो डॉट लगा होता है इसका मतलब होता है प्लस, यानी इसमें कितने भी आइटम है उसमें इंटू नहीं करनी होती, उसमें करना होता है प्लस। एक ही टाइप के नंबर ऑफ आइटम अलग अलग हो जाए तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं उन्हीं नंबर ऑफ आइटम से कितने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन के कितने 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22 है तो 22 से कर दिया, 11 है तो 11 से कर दिया। लेकिन अगर आपको इस तरह का दिख जाए डॉट वगैरह तो कंफ्यूज मत होना, ये भी वही चीज है, चाहे डॉट लगाओ या मत लगाओ एक ही होता है, मतलब कि MgCl2 6H2। और अगर डॉट दिख रहा है तो डॉट लगा के पढ़ दो कि MgCl2.6H2, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो हमारे पास ये रहेगा 6 रहेगा यहाँ पे H2 के जो मोलिक्यूल कितने 6 है तो 6 और लगाएंगे हम ब्रैकेट और बोलेंगे 1 इंटू 2 प्लस 16, ये रहेगा इस तरह से। तो जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास मोलर मास। आपको पता होना चाहिए अभी अभी जो हमने बोला है पीछे वो था हमारे पास मोलिकुलर मास और ये है मोलर मास, दोनों में फर्क है। जब हमारे पास मोलिक्यूल होता है और उस मोलिक्यूल्स के एटम को जब हम ऐड करते हैं, उस मोलिक्यूल्स के एटम के मास को जब हम ऐड करते हैं तो वहां पे बोलते हैं मोलिकुलर मास। लेकिन जब हम एक मोल एटम्स की या एक मोल मोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उस वहां पे जो मास हमारा बनता है वो बनता है उसको बोलते हैं हम मोलर मास। यानी कि हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, ग्राम में जो मास बनेगा उसको हम बोलेंगे मोलर मास। ठीक है ना, ध्यान रहे इसका। और आपको पता है 1 मोल में कितना होता है 1.66 इंटू 10 पावर 1.6022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल होते हैं। और वो जो पार्टिकल हैं आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हमारा हो सकता है। अब ये 1 मोल का मतलब यहाँ पे समझो भाई, देखो अगर आप जैसे दुकान से पे जाते हो तो कुछ खरीदते हो तो आप क्या बोलते हो 1 kg कुछ दे दो। जैसे कि अगर मैं चावल की बात करूँ तो आप बोलते हो 1 kg राइस दे दो। वो उसके पार्टिकल जो चावल होते हैं वो छोटे छोटे हो सकते हैं तो आप उसको गिन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते कि 1 दर्जन, आप 1 डोजन उसको दे दो, 1 डोजन आप इस मामले में बोल नहीं सकते। लेकिन अगर आप फ्रूट सेलर के पास जाएंगे तो आप वहां से बोलेंगे 1 दर्जन केले दे दो, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि उसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर आम लेंगे तो हम बोलेंगे 1 किलो आम दे दो, 2 किलो आम दे दो, इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है वो किस चीज में है, क्या मतलब कि उसका साइज क्या है या वो किस तरह से वो मिल रहा है। ऐसे हमारे पास अगर हम एटम की बात करें तो पार्टिकल जो होता है वो बहुत छोटा होता है जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता, तो उसको हम गिन नहीं सकते। अब वो इतना मास उसका कम होता है कि उसको हम ग्राम में इस तरह से कहें कि 1 किलो या 2 किलो इस तरह से उसको काउंट करना, उसको तोलना थोड़ा सा वो होता है मुश्किल। तो हमने एक नंबर निकाला जिसको बोला हमने 1 मोल। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा कि 1 मोल के अंदर हमारे पास जो होते हैं 1.6022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल होते हैं। ओके, ये हमारे पास है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हमारे पास हो सकता है। और इसी इसी हमारे पास इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, ANA भी
एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर और एवी मतलब एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास होता है। ये नंबर आप याद रखिएगा क्योंकि हम जब मोल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज हमको डिफाइन करनी होगी। मतलब ये फॉर्मूला जो नंबर है हमारे पास बार बार काम में आएगा। और ये ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हाँ, अब हमारे पास ये है, मान लीजिए कि अगर आपको कोई मास ग्राम में दिया हुआ है, कोई मास आपको ग्राम में दिया हुआ है, उसको मोलर मास में कन्वर्ट करना है। तो मोलर मास में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि आप उसको उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि हमारे पास 2 ग्राम ऑफ कोई सब्सटेंस ए है, तो इसको अगर हमको मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे मोलर मास, सॉरी मोलर मास, मोलर मास ना, मोलर मास में अगर कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 ग्राम इंटू एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक फॉर्मूला निकालें तो हम बोलेंगे मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन यूनिट जो कि ग्राम में होगा और इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, ये होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज ग्राम में आ जाएगी। मैंने यहाँ भी मैंने लिखी हुई, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दी। ये ग्राम ग्राम स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये एक ही चीज है। मैंने इसको यहाँ ना लिख करके मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो चीज होगी वो सिंगल एटम का मास जो होगा उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 मोल एटम का मास हो जाएगा। उस 1 मोल एटम के मास को हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास बोल देंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास ये है कि मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इनटू Na। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम हमने अभी अभी निकाला है 16 AMU, और 16 AMU को हमको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमने बोला है कि जो आपका मोलर मास होता है वो ग्राम में होता है, यानी कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम। तो हमको इस एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब है यहाँ पे ये तो रहेगा 16, और इस एएमयू की जगह हमको पता है 1 एएमयू था हमारे पास, 1 एएमयू था 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये हमारे पास था एक नंबर। ओके, तो 116 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और उसके बाद क्या 6.022 इंटू 10⁻23 ये रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास जो आ जाएगा, इसकी जो आ जाएगी यूनिट ग्राम में आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसी अगर मैं कहूँ मास ऑफ सोडियम एटम, देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा अभी के लिए, अभी हम लेंगे इसको भी। आप कहेंगे सर आप छोड़ रहे हैं बीच बीच में, मैं छोड़ नहीं रहा, बल्कि मैं धीरे धीरे स्टेप में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम इसको भी लेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा पूरा, सिर्फ इतना मैं लिख करके छोड़ रहा। दोबारा से हम लेंगे तो इसकी क्या वैल्यू वो भी आपको शॉक कर देगी आपको। तो हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम वो हमारे पास कितना होगा 23। और अगेन ये पूरी वैल्यू आप इस तरह से रख दो, क्योंकि आपको पता है मोलर मास ऑफ सिंगल एटम हमारे पास, मोलर मास ऑफ सोडियम का सिंगल जो था एटम वो था हमारे पास 23 AMU। ऐसी जो था ये है सल्फर, इसका कितना होगा 32 AMU। अब इस AMU की जगह हम यहाँ से एक चीज देख चुके हैं कि इस AMU की जगह आप देखेंगे, इस AMU और Na की जगह हमने क्या लिखा, AMU की तो जगह ये आ जाएगा और Na की जगह हमारे पास ये आ जाएगा। तो पूरा हमने इसको यहाँ पे ये चीज अंदर बंद कर दिया, एक ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। हमारे पास मास ऑफ सल्फर एटम, मास ऑफ सोडियम एटम, ये सब क्या होगा, तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये हमारे पास हो जाएगा। ऐसे ही मास ऑफ सल्फर एटम हो जाएगा 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे 1.66 इंटू 24, मैं कहूंगा कि 1.66 इंटू 10⁻24 माइनस में और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब जब 1 आ जाएगी तो हम इन सब की जगह ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इन सब की जगह हम रख देंगे 1।
क्या रख देंगे, 1 हम रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि जैसे आपका है जैसे कि मैं कहूँगा कि 1.66 इंटू 10⁻24 6.022 इंटू 10⁻23 ये लगभग कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। अभी जब 1 ग्राम हमारे पास आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि अगेन दोबारा से मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 इंटू इतनी वैल्यू जो वहां पे लिखी हुई थी उसकी जगह हमने लिख दिया 1 ग्राम, तो हमारे पास आ जाएगा 16 ग्राम। ऐसी मास ऑफ सोडियम एटम हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 23। ऐसी मास ऑफ सल्फर एटम हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 इंटू 1 ग्राम। ओके तो ये जो हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे जो मास हो जाएंगे ये 1 मोल के लिए हो जाएंगे। जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 1 मोल के लिए हो जाता है, और उसी नंबर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो सिंगल एटम के लिए हो जाता है, सिंगल पार्टिकल के लिए हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे, एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो वो सिंगल एटम का मास हमारे पास सामने आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि अब यहाँ से देखो जरा इधर को, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na, ये आ गया नहीं आ गया वहीं पे। यानी कि अगर आप किसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 1 मोल का हो जाएगा मास, और उस डिवाइड करने के बाद अगर आप उसको उसी नंबर से एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो सिंगल एटम का हो जाएगा, और ये मतलब इसका वही आता है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में क्या है कि अगर मैं बोल दूं 16 है और यहाँ पे 16 AMU है और यहाँ पे 16 ग्राम है, तो तीन चीजें आ गई हमारे पास, एक तो 16 AMU 16 ग्राम। अगर हमारे पास 16 लिखा हुआ है सिर्फ, तो यानी कि किसी भी एटम का मास अगर बिना किसी उसके उसकी क्या है यूनिट वो नहीं है, इसका मतलब वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। और अगर उसी एटम के लिए हमने AMU यूज किया है, एटॉमिक मास यूनिट अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मास ऑफ व्हाट, सिंगल एटम। क्या है वो, मास ऑफ सिंगल एटम की हम वहां पे बात कर रहे हैं, मास ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम या मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर 16 ग्राम है तो हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल एटम, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास बोल देंगे, या फिर हम बोल देंगे मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल एटम या 1 मोल ऑक्सीजन एटम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे 1 मोल हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो उसकी यूनिट आएगी वो आ जाएगी ग्राम पर मोल में। क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल में आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे H2O है, तो H2O में भी हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास H2O में हमारे पास लिखा हुआ 18, फिर हमारे पास लिखा हुआ 18U, और फिर लिखा हुआ 18 ग्राम, तो ये होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और ये हो जाएगा 18U, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल 18 ग्राम हो जाएगा, तो हो जाएगा मोलर मास। देखो ये है हमारे पास मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास है हमारे पास ये वाला, मैं इसको ठीक से लिख दूं, और ये है हमारे पास मोलर मास, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये जो है मास ऑफ, हम बोल देंगे इसको मास ऑफ 1 मोल एटम, सॉरी 1 मोल एटम ना बोल के हम बोलेंगे 1 मोल मोलिक्यूल, क्यों हमारे पास ये एटम नहीं है, ये हमारे पास है मोलिक्यूल है 18, जो हमारे पास H2O क्या है वो है मोलिक्यूल। इसकी जो यूनिट रहेगी वो सेम रहेगी, ग्राम पर मोल रहेगी, क्या रहेगी, ग्राम पर मोल रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है मोल कंसेप्ट, यहाँ से देखो वो था हमारे पास बेस, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इस तरह की चीजें थी, वो हमारे पास वहां पे क्लियर हो गई थी। यहाँ से अब हम जो स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कर रहे हम स्टार्ट, कल हम इस स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स भी लेंगे अच्छे से, जो जेई मेंस में आए हुए होंगे वो भी लेंगे, एएमयू बीटेक के भी लेंगे, और अदरवाइज हम सीईटी के भी लेंगे और जामिया के भी लेंगे। हर कंपटीशन में जो इंजीनियरिंग में आपके आए हुए होंगे वो सारे के सारे लेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी रेगुलर वीडियो आएगी इस पर,
ठीक है, हमें फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।